वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 25 एट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएस 2025 के भी फॉर्म आ गए, ठीक है, 200 सीट्स के साथ। तो उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916 का? देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। चंपारण हुआ था 1917 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। तो विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की 149 में पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वर्ष 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। यह लीग निम्नलिखित में से किन के नेतृत्व में आरंभ की गई? रिपीट प्रश्न है, सभी को पता होगा इसका आंसर। तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट कहीं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ABCD में दिया हुआ है ऊपर। देखिए, अप्रैल 1916 को तिलक और सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट की, एक यंग इंडिया है वो महात्मा गांधी है, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है उससे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? मेंबर पूछ रहा है। चंपारणीय कृषि जांच समिति के अगर अध्यक्ष पूछ लेता वो थे FG स्लाई, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। और DJ रीड ये मेंबर थे, सदस्य थे, तो ये भी हो गए, ये भी हो गए। महात्मा गांधी मेंबर थे, ये भी हो गए। अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे, तो सी है इसका आंसर। देखिए, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्यों की बात करें तो DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अडामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी। बाद में राजा हरिहर प्रसाद, मतलब इनका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो गया, तो इनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को मेंबर बनाया गया। अनुग्रह नारायण सिंह इसमें शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान, देखिए, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था या किसे नियुक्त किया गया था? विट्ठल भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे, जो वर्ष 1925 में इसके अध्यक्ष बने थे। ये भी और ये भी दोनों याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित पर विचार करना है। रोलेट एक्ट का पारित होना, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उपरोक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1919 से 21। रोलेट एक्ट का पारित होना 1919। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 का, 1 और 4। और पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसी समय की है। शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति भी, सारे के सारे हैं उपरोक्त सभी। डी है इसका आंसर।
1916 से 1921 है। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो समय है वर्ष 1916 से 1921, ये मध्य भारत के वायसराय थे वो। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोलर एक्ट पारित हुआ, तो पहला हो गया। इन्हीं के समय प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इन्हीं के समय में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 लाया गया। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 1917 में शिक्षा पर सेटलर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुई। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सन के साथ याद रखिएगा। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हो रही है। 1917 में शिक्षा पर सेटलर आयोग की नियुक्ति। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। और खिलाफत आंदोलन 1920-21, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, तृतीय अफगान युद्ध आदि महत्वपूर्ण घटनाएं ये सभी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुई। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? किसमें? चंपारण सत्याग्रह नहीं है, बारदौली सत्याग्रह नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वर्ष 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। डी है इसका आंसर। देखिए, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? वो था कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। कैबिनेट मिशन योजना या प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री सम्मिलित थे। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या अंग्रेजी में डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में सुनिश्चित की थी? 1946 सभी में कॉमन है। अगस्त 1946 अगस्त भी कॉमन है, लेकिन तिथि एग्जैक्ट नंबर वो पता होना चाहिए। 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे हेतु सुनिश्चित की गई थी। इस दिन को कलकत्ता का भीषण हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का मकसद ब्रिटिश सरकार पर मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार करने का दबाव बनाना था। इस दिन कलकत्ता में कई दिनों तक दंगे हुए और हजारों लोगों की मृत्यु हुई। इस दिन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दिन का मकसद मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले एक अलग देश का दावा करना था। इस दिन का मकसद कानूनी माध्यमों द्वारा नहीं तो हिंसक तरीकों के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, क्या क्या हैं ये? बंग भाषा प्रकाशक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना हुई थी 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 की है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग है 1875। तो 1 2 3 4 हो गया, किसमें 1 2 3 4? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, बंगाल प्रकाशक सभा की स्थापना हुई थी 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 में।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग इसका उल्टा हो जाता। इंडियन लीग हो जाता उसमें, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाता, फिर लैंड होल्डर, फिर सबसे ऊपर हो जाता बंग भाषा प्रकाशिक सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। लोक सेवाओं की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ होनी चाहिए, इसकी जो संतुष्टि या जो अनुशंसा की थी वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा, हाब हाउस आयोग द्वारा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा या एचिसन आयोग द्वारा? ये की गई थी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो है 1919 की। सी है इसका आंसर। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने वर्ष 1919 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी जो है वो बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए। नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 बी है इसका आंसर। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और यह अध्यादेश तब का है, अभी तक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। काकोरी षड्यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसके आरोप में अशफाक उल्ला खां को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। इसके आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। चौथा स्टेटमेंट है क्या कोई? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तीनों भी सही हो सकते हैं और उससे कम भी। काकोरी षड्यंत्र पर और चोरा चोरी षड्यंत्र पर जो हिस्ट्री है, प्रश्न बनते हैं एग्जाम में और बनते रहेंगे। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 का एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। इसके आरोप में अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। दूसरा तीसरा यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो केवल एक ही यहाँ पर सही होगा। तो जहाँ जहाँ 2 है और 3 है उसको हटा दीजिए, केवल एक इसका आंसर होगा। ठीक है। ट्रेन से खजाना लूटा गया था भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा। देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस एक सशस्त्र डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को मध्य उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये नाम याद रखिएगा, क्रांतिकारी संगठन था जो काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा था। काकोरी षड्यंत्र का उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन से बल के माध्यम से पैसा लेकर HRA के लिए धन प्राप्त करना था। इसके लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए। इसके आरोप में अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 16, चौरी चौरा की हिंसक घटना के संदर्भ में सही कथन है। यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इस घटना में चलती ट्रेन से ब्रिटिश खजाने को भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया था। इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा की हिंसक घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा, करेक्ट है। देखिए, ट्रेन से ब्रिटिश खजाने को तो काकोरी डकैती में लूटा गया था, ऊपर वाली में, उसके लिए सही है। इसमें तो एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिसमें 22 लोग मर गए थे, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और महात्मा गांधी ने इस हिंसक घटना को देखते हुए असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर भी गलत हो जाता है, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। तो चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित एक कस्बा है। इस कस्बे में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई थी। किसानों की भीड़ ने यहाँ के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसके कारण 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई।
इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920-22 का है उसको वापस ले लिया था, और इसी समय इसकी भी डेट है। चलिए निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या है इसमें? राजगुरु को फांसी, सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, लाल हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। देखिए, राजगुरु को फांसी हुई थी सुखदेव और भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को, 1931। लाल हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 है, और इसका तो सभी को पता होगा। सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, ये पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला, पहली महिला तो एनी बेसेंट थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन और ये 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो सबसे पहले 1913 आ जाएगा, उसके बाद 1920, फिर 1925 और 1931। तो 4-3-2-1 बन गया, 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1, सी है इसका आंसर। ठीक है। लाल हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एन.एम. जोशी के द्वारा, सरोजिनी नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925, और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 सुखदेव और भगत सिंह के साथ। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31, 32। जो दूसरा हुआ था 1931 का, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी है इसका आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? बंगाल का विभाजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सत्येंद्रनाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना, किसी मुस्लिम व्यक्ति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना। किसी मुस्लिम के द्वारा पूछ लेते हैं, किसी यूरोपीय के द्वारा पूछ लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 की है। बंगाल का विभाजन सभी को पता होगा 1905 में हुआ था। सत्येंद्रनाथ टैगोर को सिविल सेवा के लिए चुना जाना 1964 का है, और किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता करना 1887 है वो। ठीक है। 85 में इसकी स्थापना की, वो बंटी याद रखिएगा, बंटी जो ट्रिक बताई थी, BNTY। ठीक है। 85, 86, 87। तो बंटी यानी बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी यूले पहला यूरोपीय, और तैयब जी पहला मुस्लिम, यानी 1887। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 1864 है। ठीक है। सबसे नया जो है वो बंगाल का विभाजन है, सबसे बाद में आएगा, सबसे पहले आएगा 1864, यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना। ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर का सिविल सेवा के लिए चुना जाना 1864 में हो गया था वो। बंगाल का विभाजन 1905 में सबसे नवीन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करना 1887 में। तो शुरू के 4 हैं, हमेशा याद रखिएगा। स्थान और अध्यक्ष तो याद रखने हैं, 85, 86, 87, 88। पहला बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। बंटी बनर्जी, एन तैयब जी, टी एन नौरोजी, टी तैयब जी, वाई बंटी का, यूले। ठीक है। बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, यूले, यानी WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी पूरा नाम, जॉर्ज यूले। और ये लिखा भी है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, इस तरह से पूछता है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। मनसबदारी व्यवस्था पे प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम्स में। यहाँ प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में दूअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर लगाकर गलत मत कर देना इसको। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था पूछे तो अकबर सही है, लेकिन यहाँ जहांगीर है, क्योंकि समय के साथ इसमें भी परिवर्तन होंगे। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। मनसबदार के साथ 1594-95 में सवार का पद भी जोड़ने लगा। इस तरह अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रथा कई चरणों से गुजरकर उत्कर्ष पर पहुंची। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए सवार पद में
दुअस्पा और सिंहस्पा की व्यवस्था की। 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट इस सीरीज से जोड़ सकते हैं 9560112583 ये नंबर पर व्हाट्सअप करके प्रैक्टिस करते रहिए। यूपी पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, भर दीजिएगा।